हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर पूजा व्यास एंड ये वीडियो होने वाला है नीट काउंसलिंग को लेके। नीट काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की हम कोशिश करेंगे। कैसे काउंसलिंग होती है, क्या न्यूएंसेस रखने चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, सबके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, नीट की जो काउंसलिंग होती है वो दो लेवल पे होती है। एक तो सेंटर के लेवल पे और एक स्टेट के लेवल पे। तो जो सेंटर के लेवल पे है वो 3 संस्थाएं करवाती है। अगर आपने एमबीबीएस, बीडीएस या नर्सिंग के लिए काउंसलिंग करनी है तो सेंटर के लेवल पे तो एमसीसी करवाएगी। अगर आपने आयुष के कोर्सेज के लिए काउंसलिंग करनी है तो डबल ए ट्रिपल सी करवाएगी सेंटर की 15% सीटों के लिए। और अगर आपने वेटेनरी के लिए काउंसलिंग करनी है तो वीसीआई काउंसलिंग करवाएगी अगेन सेंटर की 15% सीटों के लिए। तो बाकी बची हुई 85% सीटों के लिए काउंसलिंग कौन करवाएगा? स्टेट। इसके अलावा स्टेट जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए भी काउंसलिंग करवाता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीट्स है किसी कोर्स के लिए, ऐसा मान लेते हैं एमबीबीएस या बीडीएस के लिए 100 सीट्स है, तो उसमें से 15 सीटें एमसीसी की काउंसलिंग से फिल होंगी और 85% सीटें स्टेट काउंसलिंग से फिल होंगी। देखते हैं आगे। देखिए, स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है, 85% कॉलेज की सीटें और उसके अलावा 100% प्राइवेट कॉलेजेस, मतलब 100% सीटें प्राइवेट कॉलेजेस की स्टेट काउंसलिंग से ही भरती हैं। इसके अलावा एनआरआई कोटा, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आ जाते हैं। अच्छा, प्राइवेट कॉलेजेस और एनआरआई कोटा दोनों के लिए अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन स्टेट्स में जो ओपन है। कुछ स्टेट्स क्लोज भी होते हैं जिनके अंदर उनके जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें केवल उनके स्टेट्स के बच्चों को ही एडमिशन दिया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात। अच्छा, अब एमसीसी किन किन के लिए काउंसलिंग करवाती है? देखिए, जितनी भी एम्स है उनकी 100% सीटों की काउंसलिंग एमसीसी करवाती है, यानी सेंट्रल लेवल पे होती है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इनमें कोई भी स्टेट कोटा नहीं लगता है। इनकी जितनी भी सीटें हैं सब एमसीसी की तरफ से ही फिल होंगी। इसके अलावा दो जिपमर्स हैं, उनकी सारी की सारी सीटें एमसीसी काउंसलिंग से फिल होती है। जिपमर में जो स्टेट कोटे की सीट है वो भी एमसीसी काउंसलिंग से ही फिल होती है। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटे की जो 15% सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें हैं वो तो होती ही है एमसीसी काउंसलिंग से फिल। इसके अलावा एएफएमसी, एएफएमसी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, इसकी भी सारी सीटें एमसीसी काउंसलिंग से ही फिल्ड होती है। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होती है? ये एक तरीके की ऑटोनोमस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है जिनकी फीस हाई होती है, उनकी भी सारी सीटें एमसीसी काउंसलिंग से ही फिल होती हैं। इसके अलावा ईएसआईसी कोटा, अच्छा इसमें ऐसा है कि जो कोटे से सीट फिल होंगी वो केवल एमसीसी काउंसलिंग करवाएगी। इस ईएसआईसी की जो कॉलेजेस होती हैं उनमें स्टेट से कोई एडमिशन ले सकता है, लेकिन वो ईएसआईसी कोटे से नहीं ले सकता है। यानी कि स्टेट से एडमिशन हो सकता है लेकिन उसको कोटे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा डीयू कोटा की जितनी भी सीटें हैं वो एमसीसी काउंसलिंग से फिल होती हैं। सीडब्ल्यू कोटा यानी चिल्ड्रन और विडो जो कोटा होता है वो भी एमसीसी काउंसलिंग से फिल होता है। दो आईपीयू की कॉलेजेस है वो भी एमसीसी काउंसलिंग से ही फिल होती है। आगे चलते हैं। देखिए, पैटर्न क्या होता है काउंसलिंग का। देखिए, ये जिगजैग पैटर्न में चलता है। सबसे पहले क्या होगा, ऑल इंडिया कोटे का राउंड 1 चलेगा। ये जैसे जैसे खत्म होने को आएगा स्टेट का राउंड 1 शुरू हो जाएगा। ये जैसे खत्म होने की कगार पे आएगा दोबारा ऑल इंडिया का राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये इस तरह से चलता रहेगा। अच्छा, स्टेप्स क्या क्या होते हैं काउंसलिंग के अंदर? देखिए, जो एमसीसी काउंसलिंग के स्टेप्स हैं वही लगभग स्टेट काउंसलिंग के स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स में कोई फर्क नहीं है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले शेड्यूल रिलीज होता है। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरह का शेड्यूल होता है, उसमें क्या डेट्स का क्या पैटर्न रहता है,
कौन से डेट पे क्या होता है और कितने दिन का टाइम मिलता है। अच्छा, इसमें फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑटोमेटिक काउंसलिंग में एंटर हो जाते हैं, आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है और ये रजिस्ट्रेशन अलग-अलग राउंड के लिए भी अलग-अलग होता है। ये अभी मैं और डिटेल से आगे बात करूँगी। अच्छा, फीस का क्या है? देखिए, ये कैटेगरी वाइज़ होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ऑप्ट करते हैं और आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको 1000 रुपीज़ तो रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। ये नॉन रिफंडेबल होती है और इसके अलावा 10,000 रुपीज़ आपने सिक्योरिटी डिपॉज़िट करना होगा। अगर आप पूरी काउंसलिंग के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, अच्छे से काउंसलिंग कंप्लीट करते हैं, तो ये आपको रिफंड हो जाती है। इसी तरह से अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी से हैं और आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ऑप्ट करते हैं, तो आपको ₹5 रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी और 5,000 रुपए डिपॉजिट देने पड़ेंगे। अच्छा, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए ऑप्ट कर रहे हैं और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा और 2 लाख रुपीस डिपॉजिट देना पड़ेगा। ये 5,000 रुपीस तो नॉन रिफंडेबल होते हैं। ये 2 लाख रुपीस रिफंडेबल होते हैं। अगर आप काउंसलिंग को ठीक से कंप्लीट करते हैं तो ये आपको रिफंड हो जाएंगे। बट अगर काउंसलिंग में कुछ भी गड़बड़ हो गई तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस नहीं मिलेगा। इसमें एक बात और भी है कि अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अलग से ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रेफरेंसेस में गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी रख सकते हैं और प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी रख सकते हैं। अच्छा, चौथा स्टेप क्या होता है? प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होती है आपने। अच्छा, इसमें एक डाउट ये रहता है कि क्या प्रेफरेंस लिस्ट एक ही बार भर दे, पहले राउंड में ही भर दे, तो वो आगे वाले के राउंड के लिए भी एलिजिबल होगी? ऐसा नहीं होता है। अगर आप फर्स्ट राउंड के बाद में सेकेंड राउंड के लिए जा रहे हैं, तो आपने सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन तो करना ही होगा और प्रेफरेंस लिस्ट भी आपने दोबारा से भरनी होगी। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है। उसमें 2 केसेस हैं। या तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाए या तो आपको कॉलेज अलॉट ना हो। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आपने कॉलेज में जाके फिजिकली रिपोर्ट करना है अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो। ये मैं राउंड 1 की बात कर रही हूँ। या फिर आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट मतलब आप उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप सेकंड राउंड में जा सकते हैं। अगर आपको कॉलेज नहीं अलॉट होता है, तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं, आप सेकंड राउंड में जा सकते हैं। ये इस तरह का कुछ रिलीज करती है एमसीसी काउंसलिंग के लिए। तो देखिए, ये डॉक्यूमेंट क्या है? इसमें सबसे पहले आपकी सीट मैट्रिक्स रिलीज होती है। सीट मैट्रिक्स क्या होता है? हर साल कुछ नई सीट्स ऐड होती हैं, तो वो आपको बताते हैं कि इतनी इतनी सीट्स अवेलेबल है। अच्छा, ये 2 दिन का टाइम लेते हैं। 20th जैसे ये मैंने 2023 का लिए है, क्योंकि उस टाइम पे रिजल्ट 13 जून को आया था और इस बार 14 जून को आया है, तो डेट्स लगभग इसके आसपास रहने वाली है। तो एक अच्छा हमको इससे आइडिया मिल जाएगा, इसलिए मैंने 2023 का लिया। तो इसके लिए पहले सीट मैट्रिक्स आएगी, उसके बाद में आपने रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा, जैसे इसमें 6 दिन का टाइम दिया गया है। तो रजिस्ट्रेशन करना है पहले और फिर पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए भी आपको टाइम दे रखा है यहाँ पे और पर्टिकुलर टाइम है कि इस टाइम के बाद में आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो आपने टाइम का पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद में होती है चॉइस फिलिंग। अच्छा, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग दोनों लिख रखा है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। देखिए, इसके लिए पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, लगभग 5 दिन का टाइम दिया जाता है। आपने पहले तो अपनी प्रेफरेंस भरनी है कि आपने किस किस ऑर्डर में कॉलेज चाहिए। उसके बाद उसको लॉक भी करना होता है। देखिए, एमसीसी के केस में ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट भर दिए और आपका टाइम पूरा हो गया 5 दिन का, तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टेट्स में जैसे कि यूपी वगैरह में ये ऑटोमेटिक लॉक नहीं होता है। तो आपने बहुत ध्यान रखना है कि आप प्रेफरेंस लिस्ट भरें और उसके साथ उसे लॉक भी करें। अदरवाइज तो आपको काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद में सीट अलॉटमेंट की प्रोसेसिंग होती है, ये 2 दिन का टाइम लेते हैं। उसके बाद में रिजल्ट आता है, ये 1 दिन का टाइम लेता है। अच्छा, जैसे ही रिजल्ट आ जाता है, आपने एमसीसी के पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। इसके लिए आपको 1 दिन का टाइम दिया जाता है, इसलिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही अरेंज करके रखने हैं।
अच्छा, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, जैसे ये राउंड 1 का डॉक्यूमेंट है, तो अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आपने फिजिकली जाके वहां पे रिपोर्ट करना होता है। इसके लिए देखिए आपको 5 दिन का टाइम दिया गया है। अगर राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप वहां पे नहीं जाना चाहते, तो आप फ्री एग्जिट भी ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में आप कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं। उसको वेरीफाई करने के लिए एमसीसी 2 दिन का टाइम लेता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, या कई जगहों पर इसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा, गैप सर्टिफिकेट किनको चाहिए? देखिए, अगर आपने 12th के साथ में ही नीट क्रैक कर लिया है, तो आपको कोई भी गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बट मान लीजिए आपका 1, 2 या 3 ड्रॉप हुआ है, तब आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। या मान लीजिए कि आप उसके बाद में बीएससी कर रहे थे 12th के बाद में, और उस दौरान आपका नीट में सिलेक्शन हो गया है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वहां से जो टीसी लेके आएंगे वो बता देगा कि आप भाई इतने दिनों तक ये कर रहे थे। अच्छा, ये गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है? बड़ा आसान होता है, 1 दिन में बन जाएगा। नोटेरी वगैरह करवानी होती है, कोर्ट में जाके आराम से बन जाता है। अच्छा, इसके अलावा हमें डोमिसाइल चाहिए स्पेसिफिकली स्टेट काउंसलिंग के लिए। वैसे कई जगहों पर इस पे सेंटर की काउंसलिंग के लिए भी इसको मांगते हैं, बट स्टेट काउंसलिंग के लिए तो ये कंपलसरी ही है। तो आप ये भी देखिए कि डोमिसाइल आपका अपडेटेड भी होना चाहिए, इसको चेक कर लीजिए। अच्छा, कैटेगरी सर्टिफिकेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं तो। देखिए, ओबीसी और एसटी एससी, ओबीसी के लिए 2 सर्टिफिकेट बनते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। अगर आप एमसीसी की काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर आप स्टेट की काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आपको स्टेट का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो आप ये दोनों सर्टिफिकेट काउंसलिंग से पहले ही अपडेटेड रखिए। इसके अलावा फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये आपने जो फॉर्म भरा होगा तब भी लगाया होगा। आधार हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ये आपने रखना है। इसकी फोटोकॉपी भी करवा के रखनी है। अच्छा, इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, 8 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स, ये फोटोग्राफ्स वही वाली होनी चाहिए जो आपने फॉर्म में लगाई है। इसके अलावा नीट एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था, उसका कंफर्मेशन पेज का एक प्रिंट आउट निकाल के आप रखिए। इसके अलावा नीट एडमिट कार्ड, इसकी कलर फोटोकॉपी चाहिए, और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी भी 2 निकाल के आप रखिए। इसके अलावा नीट का स्कोर कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड जब आपका रिजल्ट आया होगा तो आपको स्कोर कार्ड मिला होगा, उसकी एक कलर्ड फोटोकॉपी आपने रखनी है। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको इसके अंदर चाहिए। ठीक है। अच्छा, टेंटेटिव डेट्स क्या है? देखिए, अगर हम देखें 2023 के हिसाब से, तो वहां पे 13 जून को रिजल्ट आया था, और 20 जुलाई को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो इस साल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि आपकी लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास अभी टाइम है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अपडेटेड करके रखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।